स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है फियर स्टोरी। फियर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही शानदार हॉरर स्टोरीज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम लेके आए हैं कंटेजियन नाम की हिंदी एक्सप्लेनेशन। कंटेजियन 2011 में रिलीज हुई एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है जो कि बेस्ड है आज के ग्लोबल पैंडेमिक के ऊपर। क्या होता है जब पूरी दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल जाता है जिसका कोई भी इलाज नहीं और पूरी ह्यूमैनिटी उसके सामने घुटने टेक देती है। और कहीं ना कहीं ये मूवी आज के सिनेरियो पे बिल्कुल फिट बैठती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बेथ एमहफ को। बेथ एक वर्किंग वुमन है और वो काम के सिलसिले में हांगकांग गई थी और अब वो वापस लौट रही है। बेथ की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो बेथ अपने पहले पति से एक बेटे क्लार्क और अपने सेकंड हस्बैंड मिच एमहफ के साथ में मिनियापोलिस शहर में रहती है। इसके अलावा बेथ का एक एक्स लवर भी है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा होता है, जिससे मिलने के लिए बेथ हांगकांग से रिटर्न होते हुए शिकागो चली जाती है और वो दोनों वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में फिजिकल भी होते हैं। वापस आते हुए करंट सीन पे बेथ एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट का वेट कर रही है। तभी बेथ का फ़ोन रिंग करता है। ये कॉल बेथ के एक्स लवर का था जिससे वो अभी मिल के आई है। वो थोड़ा हंसी मजाक करता है और बेथ को कॉन्टैक्ट में रहने के लिए कहता है। तभी बेथ के फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है। इस सीन में हम लोग देखते हैं कि बेथ की तबीयत थोड़ी ख़राब है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेथ एक वायरस से इन्फेक्टेड है जिसके बारे में उसको अभी बिल्कुल नहीं पता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अलग अलग शहरों में ढेर सारे लोग बीमार पड़ने लगते हैं और उनमें से कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। जो लोग उनसे टच में होते हैं उन लोगों में भी सेम सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इधर बेथ अपने घर पहुँच जाती है और हम कुछ और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे कि डॉक्टर चीवर जो कि अमेरिकन हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, रॉजर जो कि एक सफाई कर्मचारी है और एलन ये एक फ्रीलांसर है जो कि प्रिंट मीडिया के लिए न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करता है। और इधर हम देखते हैं मिच अपने सौतेले बेटे क्लार्क को लेने के लिए स्कूल आया हुआ है क्योंकि उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब है। घर पे आने के बाद मिच बेथ से बात करने की कोशिश करता है पर बेथ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो अपना कॉफ़ी का मग भी नहीं उठा पाती और वो मग नीचे गिर जाता है। मिच बेथ को संभालता है और चेयर पर बैठा देता है, लेकिन उसी वक्त बेथ को एक दौरा पड़ता है जिससे बेथ नीचे गिर जाती है। मिच बेथ को लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पे बेथ की डेथ हो जाती है और डॉक्टर उसको बताते हैं कि आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है ऐसे वायरस की वजह से जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। मिच अभी सदमे से उभरा भी नहीं था कि उसको पता चलता है कि उसका सौतेला बेटा क्लार्क की भी डेथ हो जाती है और क्लार्क की भी डेथ एकदम वैसे ही होती है जिस तरीके से बेथ की हुई। इसके बाद डॉक्टर्स मिच को आइसोलेशन में रख देते हैं ताकि ये वायरस किसी और को ना फैले। कुछ टेस्ट के बाद में डॉक्टर मिच को बताते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और लाखों में से किसी एक आदमी का इस तरीके का इम्यून सिस्टम होता है, तभी ये वायरस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। मिच की एक बेटी भी है जिसका नाम है जूरी, जो कि उसकी फर्स्ट वाइफ से होती है। जूरी अपने पिता से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। अपने पिता से मिलने के बाद से उसे पता चलता है कि अभी उसको ये वायरस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसके पिता को कुछ दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। मिच जूरी को उसकी माँ के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन जूरी मना कर देती है क्योंकि जूरी को पता है कि मिच की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्फेक्टेड लोगों के केस बढ़ने लग जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा केसेस शिकागो, मिनेसोटा और हांगकांग में होते हैं। बड़े लेवल पे हेल्थ ऑफिशियल्स की मीटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। शिकागो से डॉक्टर चीवर डॉक्टर मियर्स को आंकड़े दे देती है और मामले की पड़ताल करने को कहते हैं। यहाँ से डॉक्टर मियर्स मिनेसोटा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में हिस्सा लेती हैं। वहाँ पे ये बताती हैं कि ये वायरस एक फॉर्माइड है, यानी कि एक आदमी एक दिन में 3 से 4,000 बार अपने चेहरे को छूता है और जब भी कोई एक नॉर्मल आदमी उस चीज़ को टच करता है तो ये वायरस उसके हाथ से होता हुआ उसके चेहरे से और उसके शरीर पे चला जाता है। इस वायरस के कुछ सैंपल डॉक्टर एली और डॉक्टर डेविस को भी एग्जामिन करने के लिए भेजे जाते हैं। यहाँ पे इसे आइसोलेशन चैम्बर में सारे टेस्ट किए जाते हैं। डॉक्टर एली इस वायरस पे सारे एंटीबॉडीज़ ट्राई करती है पर कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाता और ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन सैंपल्स को सैन फ्रांसिस्को में डॉक्टर सिस्मन्स के पास भेजा जाएगा। दूसरी तरफ WHO की एक मीटिंग होती है जिसमें डॉक्टर लियोनार्डो को हांगकांग भेजा जाता है, जहाँ पे वो सन नाम के एक आदमी से मिलती हैं जो उनको उन पेशेंट्स के सारे रिकॉर्ड्स देता है जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं और उस कसिनो में भी लेके जाता है जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ था। यहाँ होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले ये पता लगाने में लगे होते हैं कि कहीं ये कोई बायो वेपन अटैक तो नहीं है जो उनकी कंट्री पे किया गया है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर मियर्स बेथ के ऑफिस पहुंच जाती है ये पता लगाने के लिए कि बेथ की डेथ से पहले कोई भी ऐसा तो नहीं था जो उनके टच में आया हो कि बेंज नाम का एक उनका कोलीग था जो उनको एयरपोर्ट से पिकअप करने गया था
डॉक्टर मियर्स बेंस का नंबर लेती हैं और उनको पता लगता है कि बेंस भी इन्फेक्टेड हो चुका है और वो अब एक बस में ट्रैवल कर रहा है। डॉक्टर मियर्स उसे कॉल करके ये बताती हैं कि वो किसी भी चीज़ को टच ना करे और उस बस से फटाफट उतर जाए। थोड़ी देर में मेडिकल स्टाफ आता है और बेंस को क्वारंटीन में लेकर जाता है। उसके बाद डॉक्टर मियर्स मिथ से आइसोलेशन में मिलती हैं, जहाँ पे वो मिथ से बेथ की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बात करती हैं। यहाँ पे मिथ को ये भी पता चलता है कि बेथ का एक्स लवर अभी भी उससे मिल रहा था और अब वो भी इन्फेक्टेड है। मिथ को आइसोलेशन से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो अपनी बेटी जूरी को लेकर के अपने घर चला जाता है। जब जूरी का बॉयफ्रेंड फूल लेकर के आता है बेथ और क्लार्क की डेथ का शोक जताने के लिए, वो उसको भी एंटर करने नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर एली डॉक्टर चीवर को वायरस का मॉलिक्यूलर सैंपल शो कर रही होती है और ये बताती है ये वायरस पिग और बैट का कॉम्बिनेशन से आया है। यहाँ डॉक्टर चीवर डॉक्टर एली को कहते हैं कि वायरस पे अब कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी, जिसकी वजह से डॉक्टर सेसमन को उसके सैंपल को ख़त्म करना पड़ता है। डॉक्टर सेसमन कहते हैं कि वो इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन उनको मना कर दिया जाता है। इधर हांगकांग में ये वायरस सन के गांव में भी फैल जाता है, जिसकी वजह से उसकी दादी की डेथ हो जाती है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर लियोनारा कसिनो का सीसीटीवी फुटेज निकलवाती हैं, जिससे पता चलता है कि उस रात बेथ भी कसिनो में थी और जितने लोगों की डेथ हुई है हांगकांग के अंदर वो सारे लोग उसके टच में आए थे। लेकिन ये नहीं पता लग पाता है कि बेथ को ये वायरस किस तरीके से इन्फेक्ट किया हुआ है। और फिर तभी हम देखते हैं कि ग्लोबल मीटिंग होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 90,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं और कुछ घंटों के अंदर लाखों लोग हो रहे हैं। अब हांगकांग में डॉक्टर लियोनारा का काम खत्म हो चुका होता है, वो शिकागो वापस लौट रही होती हैं। रास्ते में सन उनको किडनैप करवा लेता है। सन को लगता है कि अमेरिकन्स के पास में इसका एंटीवायरस है या फिर कोई वैक्सीन है जिससे इसका इलाज किया जा सकता है और वो डॉक्टर लियोनारा के बदले में उस वैक्सीन को मांग सकते हैं ताकि वो उससे उस गांव को बचा पाए। अब अमेरिका में हालात और भी ख़राब होने लग जाते हैं। हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं होते, नर्सेज स्ट्राइक पर चली जाती हैं क्योंकि इस वायरस से कोई भी इन्फेक्ट होकर मरना नहीं चाहता। डॉक्टर मियर्स अब एक स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर में कन्वर्ट करवाना शुरू कर देती हैं ताकि वहाँ पे लोगों का इलाज हो सके, पर यह करते करते डॉक्टर मियर्स खुद भी इन्फेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी हालत और बिगड़ने लगती है और नर्सेज की स्ट्राइक की वजह से उनको शहर के बाहर भी नहीं ले जाया जा सकता जहाँ पे उनका ढंग से इलाज हो पाए। वहीं दूसरी तरफ मिच अपनी वाइफ और बेटे को दफनाना चाहता है, लेकिन आसपास के लोग उसे ये करने नहीं देते और इसको सलाह देते हैं कि वो अपने वाइफ और बेटे को जला दे, जिससे कि ये वायरस आगे न फैले। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डॉक्टर एली के मना करने के बावजूद डॉक्टर सेसमन उस वायरस पे काम करते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं निकला तो ये और भी ज़्यादा लोगों को ख़त्म करेगा और डॉक्टर सेसमन इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। डॉक्टर सेसमन MUV1 वैक्सीन बना लेते हैं, लेकिन इसके अंदर अभी और भी काम होना था क्योंकि अभी इसको जानवरों पर ट्राई करना होता है और उसके बाद इंसानों पर। इस बीच में बहुत बुरी चीज़ें होने लगती हैं। डॉक्टर मेस की इस वायरस से डेथ हो चुकी होती है, लाखों लोग इस वायरस से मर चुके होते हैं और सिटी में बॉडी बैग्स की भी कमी हो जाती है जिनमें इस बॉडीज़ को दफनाया जाता है ताकि ये वायरस बाहर ना फैले। और इस बीच में डॉक्टर चीवर से गलती हो जाती है। डॉक्टर चीवर अपनी फियांसे से शहर छोड़ के जाने को कहते हैं ताकि ये वायरस उनको ना लग सके और ये बात रॉजर सुन लेता है। ये बात दोनों ही तरफ से लीक हो जाती है और लोग शहर छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। बाद में गवर्नमेंट बॉर्डर्स को सील कर देती है ताकि ये वायरस एक शहर से दूसरे शहर में ना फैले। इस बीच एलन कुछ मुनाफा कमाने के लिए एक फेक न्यूज़ फैला देता है कि फॉर्सीथिया नाम की दवाई से इस वायरस का इलाज होता है और इसके बाद लोग फॉर्सीथिया के लिए मेडिकल स्टोर्स पे तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे शहर में लोग राशन स्टोर्स में भी तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं और पूरे शहर में चोरी और लूट की घटनाएं चालू हो जाती हैं। फॉर्सीथिया की फेक न्यूज़ के बाद एलन एक नॉन रिपोर्टर बन जाता है। उसे एक इंटरव्यू में बुलाया जाता है जिसमें डॉक्टर चीवर भी होते हैं और एलन डॉक्टर चीवर पे इल्ज़ाम लगाता है कि गवर्नमेंट के पास इस वायरस का इलाज है, पर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से मिले हुए हैं, इसलिए वो वैक्सीन देना नहीं चाहते ताकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। और वो रिपोर्ट में इस बात को भी कहता है कि वायरस आउटब्रेक के समय उनके क्लोज फ्रेंड्स शहर छोड़ के जा चुके होते हैं और उसके बाद बॉर्डर को सील कर दिया जाता है। इस इंटरव्यू के बाद डॉक्टर चीवर को डिसमिस तो नहीं किया जाता, पर उसके ऊपर CDC की तरफ से जाँच बैठा दी जाती है। एक तरफ शहर में हालात और भी ख़राब हो रहे होते हैं और पूरे वर्ल्ड में 2.5 करोड़ लोगों की जान ऑलरेडी जा चुकी होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर एली को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। वैक्सीन का मंकी फेज 47 ट्रायल्स सक्सेसफुल होता है, बट ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अभी भी 4 महीने बाकी होते हैं और डॉक्टर एली को इसका मतलब पता होता है। इसका मतलब है और भी मौतें। तो डॉक्टर एली एक रिस्क लेती है और वो वैक्सीन को अपने अंदर खुद इंजेक्ट कर लेती है और इंजेक्ट करने के बाद वो अपने पिता के पास ली जाती है
जो कि खुद एक डॉक्टर हैं और लोगों का इलाज करते करते वो खुद भी इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। डॉक्टर एली अपने फादर को सब चीजें बताती है। ये ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है और FDA वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवा देती है। फिर भी पूरी डिमांड करने के लिए अभी भी पूरा 1 साल लगेगा ताकि पूरे वर्ल्ड में हर जरूरतमंद तक ये वैक्सीन पहुंच सके। एरन को स्ट्रिंग ऑपरेशन के थ्रू पकड़ लिया जाता है, जिसमें वो मान लेता है कि उसने फॉर्सीथिया मेडिसिन के बारे में जो कुछ कहा था उसका कोई मेडिकल एविडेंस नहीं था। वैक्सीन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया जाता है। पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल, फिर आम लोगों के लिए वैक्सीन लकी ड्रॉ के थ्रू दिए जाते हैं। लकी ड्रॉ में जो डेट ऑफ बर्थ आता है उस डेट ऑफ बर्थ के लोगों को पहले वैक्सीन बांटी जाती है। यहाँ इस लकी ड्रॉ में मिच की बेटी का नंबर 144 होता है, जिससे वो अपसेट हो जाती है क्योंकि अभी उसको 144 डेज और अपने घर में रहना होता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर ल्यूनारा को देखते हैं जो सन फिन के गाँव में बच्चों को पढ़ा रही होती है। सन आके ल्यूनारा को बताता है कि वैक्सीन का अरेंजमेंट हो गया है और उसके वापस जाने का समय आ गया है। यहाँ डैमिन आता है WHO की तरफ से, जो ल्यूनारा को ले जाने के लिए आया होता है। सन वैक्सीन ल्यूनारा से चेक करवाता है और ल्यूनारा को डैमियन के हवाले करके चला जाता है। एयरपोर्ट पे डैमियन ल्यूनारा को उसकी असली वैक्सीन देता है और बताता है कि जो सन फिन को दिया गया है वो प्लेसिबो है। जिसको प्लेसिबो के बारे में नहीं पता मैं उनको बता दूं, प्लेसिबो एक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मरीज को दवा कह के दी जाती हैं, लेकिन वो दवा होती नहीं है और ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट होता है। ये सुनते ही डॉक्टर ल्यूनारा सन फिन के गांव चली जाती है ताकि लोगों को बचाया जा सके। डॉक्टर चीवर को भी वैक्सीन दी जाती हैं, जिसमें से एक तो वो अपनी वाइफ को देते हैं, पर दूसरी जो कि उनके खुद के लिए होती है वो रॉजर के बेटे को दे देते हैं। ये एक स्वीट जेस्चर था जिससे पता लगता है कि वो लोगों की परवाह करते हैं। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगता है और लोगों को वैक्सीन मिलने लगती है। आखिर में हम देखते हैं मिच अपनी बेटी के लिए प्रॉम नाइट डेकोरेशन करता है, जिसमें वो अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को भी इनवाइट करता है क्योंकि अब सबको वैक्सीन मिल गई है तो अब कोई भी वायरस का डर नहीं है। प्रॉम नाइट की फ़ोटोज़ लेने के लिए मिच कैमरा ढूंढता है और ऊपर कमरे में चला जाता है। जब कैमरा मिलता है तो उसके अंदर हमें बेथ की कुछ फ़ोटोज़ मिलती हैं जो कि हांगकांग के उसी रेस्टोरेंट में ली गई होती हैं, जिसको देखकर मिच इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। फिर अपनी बेटी के बुलाने पर मिच नीचे चला जाता है। मूवी की स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है और नेक्स्ट के कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि आखिर ये वायरस आया कहाँ से और कौन था पेशेंट 0। तो हमें दिखाया जाता है कि हांगकांग के कुछ जंगलों को काटा गया होता है, जिसमें से एक बैट एक केले के पेड़ पे जाके बैठ जाता है। वहाँ से एक केले का टुकड़ा ले लेता है और एक पिग फार्म पे चला जाता है और ये टुकड़ा वहाँ पे गिरा देता है। वही पिग जो उस टुकड़े को खाता है वो एक रेस्टोरेंट में पकाने के लिए तैयार किया जा रहा होता है और शेफ़ अपनी उंगली पिग के मुँह में डाल देता है, जहाँ से इन्फेक्शन शेफ़ के हाथ में चला जाता है। और जब शेफ़ को बाहर बुलाया जाता है क्योंकि कुछ कस्टमर्स उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे, तो वो बिना हाथ साफ किए बाहर निकल आता है। बेथ शेफ़ से हाथ मिलाती है और बेथ के हाथ पे वो वायरस आ जाता है और वहीं से शुरू हो जाती है एक वायरस के महामारी की कहानी और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अब आते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। तो ये मूवी इस पैंडेमिक में देखने वाली मूवी है। आपको कुछ चीज़ें पता लगेंगी जो कि बिल्कुल मेल खाती हैं कोरोना वायरस से, और ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसी मूवीज़ कोरोना वायरस से मेल खाती हैं और बहुत पहले ही बनाई जा चुकी हैं। फिर भी कुछ लोगों की लापरवाही से ये वायरस इतना बड़ा हो गया कि आज हज़ारों लाखों मौतें हो रही हैं पूरी दुनिया भर में। तो दोस्तों, अपनी ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर आती रहेंगी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।